चलिए देखो, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। पिछले टर्न पर भी बताया था मैंने कि क्या होता है कि जो लाइट है वो कैसे हैं, कभी तो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और कभी वेव की तरह बिहेव करती है। तो पार्टिकल नेचर कब बिहेव करती है, जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, फोटॉन्स आते हैं और सरफेस पर इंसिडेंट होते हैं और वो फोटॉन्स पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे टकराते हैं और अपनी एनर्जी को पूरी इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं और फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी फोटो करंट मिलती है। ये पार्टिकल नेचर है। लेकिन लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है। बहुत सारे फिनोमेनन हैं, जैसे डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन को समझाने के लिए वेव नेचर चाहिए। तो लाइट की जो वेव नेचर है वो बताई कि डी ब्रोगली ने, और डी ब्रोगली ने केवल इतना ही नहीं कहा। डी ब्रोगली कहते हैं कोई भी पार्टिकल हो जब वो मूव करता है ना v वेलोसिटी से, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट हो ही जाती है। तो इसका मतलब पार्टिकल को वेव के साथ उन्होंने मिक्स कर दिया कि अगर हम किसी पार्टिकल को, कोई भी पार्टिकल है, चाहे चार्ज पार्टिकल है या अनचार्ज पार्टिकल है, इवन न्यूट्रॉन भी है या कोई भी चार्ज पार्टिकल है, तो जब वो मूव करता है तो मूव करेगा v वेलोसिटी से, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी और उस वेव की वेवलेंथ क्या होगी, h/m भी होगी। ये सिंपल सा डी ब्रोगली प्रिंसिपल है। समझ गए क्या कहते हैं डी ब्रोगली, कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव चलती ही है और उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, h/mv। ठीक है, तो ये हो गया h/p। और ये जो p है उसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो p इक्वल टू क्या लिखा था, √2mk, के मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो यही फार्मूला h/√2mk भी बन जाता है। ठीक है, तो इतना सा ही, इसी से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब इसको अगर मुझे फिर से रीड आउट करना हो तो जो लिखा है उसको एक बार पढ़ता हूँ आपके लिए। There are certain phenomenon of light like interference, diffraction, polarization can be explained on the basis of wave theory। ये जो आप यहाँ पर कुछ फिनोमेनन देख रहे हो, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, आपने 11th में भी इंटरफेरेंस पढ़ा था दो वेव का। तो वेव का इंटरफेरेंस होता है, पार्टिकल का नहीं होता। ठीक है ना, इसका मतलब अगर इंटरफेरेंस समझाना है तो आपको वेव नेचर चाहिए। डिफ्रैक्शन अभी बताया मैंने, लाइट का या किसी भी वेव का ऑब्स्टेकल के पाथ से मुड़ना, उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है, जैसे पिछले टर्न पर एग्जांपल दिया था कि उन वेव का डिफ्रैक्शन आसानी से होता है जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और जिनकी वेवलेंथ कम होती है उनके लिए कम वेवलेंथ वाले ही उसी ऑर्डर के ऑब्स्टेकल चाहिए। जैसे साउंड का डिफ्रैक्शन आसानी से हो जाता है। जैसे कोई एग्जाम्पल दिया था, रोड पे कोई हॉर्न बजाता हुआ चला जाए गाड़ी का, तो उसमें क्या होगा, उसकी आवाज़ तो हम तक आ जाएगी लेकिन उसकी लाइट नहीं आएगी हमारे तक। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हॉर्न की जो साउंड है, साउंड की वेवलेंथ 1.6 मीटर से 16 मीटर के आसपास होती है। इतनी बड़ी बड़ी वेवलेंथ हैं उसकी। तो इसका मतलब जो ऑब्स्टेकल है, यानी जो दरवाजे खिड़कियां इनके किनारे हैं, ये इसी ऑर्डर में आते हैं, 1.6 मीटर से 16 मीटर के बीच में ही तो आते हैं। तो इसका मतलब साउंड का डिफ्रैक्शन आसानी से हो जाता है। लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है, आप देखते हैं उसकी रेंज बहुत कम है, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7008 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो इसलिए लाइट का डिफ्रैक्शन के लिए इसी वेवलेंथ की रेंज का कोई ऑब्स्टेकल चाहिए, यानी इसी वेवलेंथ की रेंज का कोई ऐसा चाहिए, कोई मटेरियल जिससे टकरा के वो लाइट का डिफ्रैक्शन हो। तो इसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। पोलराइजेशन भी वेव में होता है। पोलराइजेशन में क्या होता है कि जैसे एक वेव ऐसी चल रही है, एक उसके परपेंडिकुलर चल रही है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपन देखते हैं, इलेक्ट्रिक जो वेक्टर्स होते हैं वो वर्टिकल हैं, तो हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं, मैग्नेटिक कंपोनेंट होते हैं। तो अगर इनमें से या कोई भी हॉरिजॉन्टल या मान लीजिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है या वर्टिकल कंपोनेंट है, इनमें से कोई कंपोनेंट को कट कर दें अपन, तो जो लाइट जाएगी उसको बोलेंगे पोलराइज लाइट। और सिंपल ऐसे सोचो कि जैसे एक रॉड है, एक ऐसी रॉड है, अब इस ऐसे क्रॉस टाइप के रॉड को अपन एक किसी खिड़की से पास कराएं, किसी विंडो से पास कराएं, और विंडो में जालियां कुछ ऐसी लगी हुई हैं, उसमें भी ऐसी पैरेलल रॉड है, तो कौन से कंपोनेंट कट जाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल वाले कट जाएंगे, ये पास हो जाएंगे। तो इस डिवाइस को कहते हैं पोलराइड, जो ये काम करता है कि वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में से कोई एक कंपोनेंट को कट कर देता है
एक को जाने देता है, उसको पोलराइड कहते हैं, और इस फिनोमिनन को बोलते हैं पोलराइजेशन। तो ये पार्टिकल में नहीं होता, ये तीनों जो फिनोमिनन है किस में होती हैं, वो वेव नेचर में होती है। ऐसे ही ये इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो आपको ये थियोरेटिकल क्वेश्चन यहाँ समझ में आना चाहिए, ये एग्जाम में थियोरेटिकल भी आ सकते हैं कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, वेव थ्योरी के बेसिस पर कौन से प्रिंसिपल हम समझा सकते हैं। तो ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन हम वेव थ्योरी के बेसिस पे समझा सकते हैं। कुछ फिनोमेनन ऐसी होती हैं जो पार्टिकल थ्योरी पे ही समझाई जा सकती हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आप पढ़ चुके हैं। एक कॉम्पटन इफेक्ट भी होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट ये होता है पार्टिकल नेचर पर। तो कॉम्पटन इफेक्ट भी किसके बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, पार्टिकल नेचर पर। So to explain all phenomenon of light, both particle nature and wave nature are essential। यानी अपने को कुछ फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल नेचर चाहिए और कुछ फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए वेव नेचर चाहिए। इसीलिए लाइट क्या होती है, ड्वेल नेचर रखती है। लाइट इज ऑफ ड्वेल नेचर एंड अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ड्वेल नेचर, ये केवल लाइट रेडिएशन में ही नहीं, ये हर टाइप के रेडिएशन में मिलता है। और ठीक है, डी ब्रोगली ये कहते हैं केवल मूविंग पार्टिकल में ही नहीं, अनचार्ज पार्टिकल में भी मिलता है। तो अगर कोई मूविंग पार्टिकल है, अनचार्ज पार्टिकल है, उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी ही, उस वेव को बोलते हैं कौन सी वेव, मैटर वेव। और मैटर वेव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल क्या है, मैटर है, मैटर का पार्टिकल होता है। तो उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है वो है मैटर वेव। और मैटर वेव जो है उसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा h/mb। तो इसी को बोल देते हैं मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। दीज वेव आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किससे प्रोड्यूस होती हैं, चार्ज पार्टिकल, जबकि ये तो अनचार्ज पार्टिकल चलता है तब भी एसोसिएट होती ही है। ठीक है, तो मैटर वेव अलग है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग है। तो अकॉर्डिंग टू प्लांक्स थ्योरी, अपन देखें यहाँ पर E इक्वल टू क्या होता था, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, इसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। E इक्वल टू एच न्यू, एक फोटोन के लिए पढ़ा था। ठीक है, मोमेंटम के लिए फार्मूला क्या पढ़ा था, E/c, E को h न्यू बाई सी। ठीक है, और इसी को हम c/, न्यू को लैम्डा कह सकते हैं, तो h लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, h/p। ठीक है, दिस वेवलेंथ इज वैलिड फॉर फोटोन एज वेल एज ऑल मैटर वेव्स। लैम्डा इक्वल टू h/p निकाला था, और p को क्या लिख सकते हैं, mb। तो यहाँ से आप देखते हैं लैम्डा इक्वल टू h/mb आ गया। ठीक है, फाइनली कुछ और फार्मूले भी हम बना सकते हैं। कैसे, देखो ये हमारे पास मेन फार्मूला है। तो वेलोसिटी के फार्मूले हम और क्या लेते हैं, एक ये भी लेते हैं, ये भी बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, √2q कैपिटल V/m। ठीक है, और ये जो q भी है इसको हम एनर्जी बोलते हैं, तो k लिख सकते हैं, 2k/m भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, एनर्जी को। तो v इक्वल टू √2q/m है, तो लैम्डा कितना आ गया, h/m। इस v की वैल्यू डाल दो, √2q/v/m। अब आप देखोगे m को अंदर ले जाओ, m² हो गया, एक m कट गया, तो लैम्डा इक्वल टू h/2m qb। और ये जो qb है क्या है, यही तो एनर्जी है, तो इसको k लिखो या e लिखो, तो लैम्डा इक्वल टू h/√2m e। वही मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देखोगे यहाँ पर जो किया था, लैम्डा इक्वल टू h/mb, h/p, और मोमेंटम क्या होता है, √2mk या √2me। तो h/√2me या 2mk आ गया, p होता है लीनियर मोमेंटम होता है कितना, √2mk। ठीक है, तो ये है डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब कॉम्पटन इफेक्ट क्या है उसको भी जरा समझ लो। ठीक है, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ पे ध्यान देना। ये तो अब हटा दिया है, लेकिन चूंकि इसमें नोट्स में है तो एक सिखा देता हूँ आपको। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट व्हेन एक्स-रे फोटोन स्ट्राइक्स टू एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। ठीक है, जैसे एक हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, अब एक कोई पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल कोई भी है, और इसमें हम लेते हैं एक्स-रे फोटोन। ये भी तो पार्टिकल ही है, फोटोन। ठीक है, तो जब इससे टकराया, टकराने के बाद ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट व्हेन एक्स-रे फोटोन स्ट्राइक्स टू एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट देन इट पुशेज इट इन वन डायरेक्शन, और खुद दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आ जाएगा फोटोन की, और वेवलेंथ में भी चेंज आ जाएगा। तो बताओ, फ्रीक्वेंसी तो कम हो जाएगी क्योंकि एनर्जी कम हो गई, और वेवलेंथ बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हुई तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी, तो
उस वेवलेंथ में जो चेंज आता है वो फार्मूला है h/m × c 1 - cos phi। ये मोमेंटम है। P = m × c लेते हो, जैसे m × v लेते थे, वैसे ही P = m × c। यहाँ चूँकि फोटोन की बात कर रहे हैं, एक्सरे फोटोन भी स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा, इसलिए c लिखा गया है। ठीक है, अब ये फाई क्या है? फाई है स्कैटरिंग एंगल, जितने एंगल से वो स्कैटर्ड हुआ, बिखरा, जितने एंगल से वो शिफ्ट हुआ, तो फाई यहाँ पर स्कैटरिंग एंगल है। ठीक है, फाई की वैल्यू अगर 90 हो, मान लो ये 90 डिग्री से शिफ्ट हो जाता है, तो cos 90 0 हो गया, तो ये आ जाएगा h/m × c, और m और c की दोनों की वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास, और h की वैल्यू पुट कर दो, ये सब फिक्स हैं, तो 0.24 एंगस्ट्रॉम आता है। तो ये डेल्टा लैम्डा यानी शिफ्ट कितना होता है? 0.024 एंगस्ट्रॉम का। इसी को हम कॉम्पटन वेवलेंथ भी कहते हैं, 0.024 एंगस्ट्रॉम कॉम्पटन वेवलेंथ। तो मेन आपका यही है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना बस काफ़ी है। अगर बाय द वे क्वेश्चन आया तो ये फार्मूला याद बना रहेगा, इससे कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 15, कुछ क्वेश्चन कर लिए थे हमने, 15 करते हैं, करो। वर्क फंक्शन ऑफ ए सरफेस कितना दिया है? इस 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वर्क फंक्शन है, फाई नॉट। एंड लाइट ऑफ वेवलेंथ, ये वेवलेंथ लाइट की दे रखी है, इंसिडेंट ऑन इट, देन टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन एमिशन, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, V0 कितना होगा, Vs या V0 निकालना है। कर सकते हो? देखो फार्मूला क्या था, आइंस्टीन इक्वेशन, E = φ0 प्लस यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेते थे। अगर हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पता चल जाए तो उसी से स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाला जा सकता है। तो Kmax क्या हो जाएगा बोलो? E - φ। E कितना है? E यहाँ से ले सकते हैं, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ कितनी है? 4 × 10⁻⁷। तो E = होता है hc/λ माइनस φ0। अब एक आपको छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, इस लैम्डा को आप एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो ये एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आराम से बन जाएगी। कैसे? लैम्डा = कितना दिया है? 4.4 10⁻⁷। ध्यान से सुनना, इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10⁻+10 से। ठीक है, तो 10⁻+10 से मल्टीप्लाई किया तो एंगस्ट्रॉम हो गया। बोलो कितने हो गए? ये 4.4 और 10⁻³ यानी 4400 एंगस्ट्रॉम हो गया। हो गया? अब यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, hc/λ को क्या लिखते हैं अपन? 12375। 12375 डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा किस में होना चाहिए? एंगस्ट्रॉम में। तो अगर ऐसा है तो एनर्जी किस में आती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सोचो Kmax कितना आएगा? 12375। और इसको और आसान करना हो तो आप, ये तो एग्जैक्ट होता है, डिवाइड करना या इसमें टिपिकल लगे तो आप इसको 12400 भी कह सकते हो। 25 का डिफरेंस अपन हटा भी सकते हैं, तो 12400 भी कर सकते हो। ठीक है, डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा कितना है? 4400। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, माइनस φ0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ही 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको आप थोड़ा डिवाइड करके और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी बता दीजिए कितनी आ रही है। कितना? माइनस में 12375 डिवाइड बाय 4400 करो। -1.56 माइनस 1.25
अच्छा पूरा करके आया, कितना आया 1.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यही आ रहा है सभी का, जरा बताओ। तो ये आया हमारे पास के मैक्स कितना 1.56, एक बार जरा चेक कर लो सभी, यही आ रहा है। अब हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालनी थी, हमें क्या निकालना था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेकिन काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं EVS, लिखते हैं कि नहीं, बोलो EVS। तो यहां से E कैंसिल हो जाएगा, बस VS स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया 1.56 वोल्ट। तो इस मेथड को समझो, आपको इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे मैक्सिमम, और इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए ही आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल के EVS लिख दो उसको, EVS इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बीच में ट्रिक ये है थोड़ी स्पीड बढ़ाने के लिए कि आप hc/λ को जूल में ना लिखते हुए एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करके फिर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लेके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नोट कर लो उसको, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप लोग करो, दिमाग लगाओ। क्वेश्चन नंबर 16, एनर्जी ऑफ टू लाइट्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आर 1 and 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट अ मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी। इनकी मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब अगर मुझे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पता चल जाए तो वही वेलोसिटी का होगा। अब आप करो इसको, क्या आ रहा है करिए, लगाओ थोड़ा दिमाग आप लोग। बोलो 1:2 ये हो सकता है। पॉइंट अलग अलग क्यों आ रहा है तुम लोगों का? वन बाई टू चलो करते हैं। एनर्जी ऑफ टू लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, एक की एनर्जी कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की एनर्जी कितनी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेटल सरफेस को इल्यूमिनेट करना है और वर्क फंक्शन फाई नॉट कितना है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है के मैक्स। तो के मैक्स इक्वल टू क्या होता है E माइनस फाई, यही होता है। तो डिवाइड कर लें K1/K2 इक्वल टू ये E1 कितना है 1 माइनस फाई नॉट कितना है 0.5 डिवाइड बाय इधर 2.5 माइनस 0.5, ये 0.5 रह गया, ये कितना रह गया 2। सॉल्व कर लो 1/4 आएगा, यही आ रहा है। अच्छा वेलोसिटी निकालनी थी तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² लिखोगे तो इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे फिर, ठीक है बिल्कुल सही है। हाफ mv² अपॉन हाफ mv² बराबर 1/4, ये कैंसिल हो जाएगा, v1/v2 निकालना है 1/2 ही होगा, ठीक है।
पहले किया था, क्या हुआ? कर रहा है वो? पता नहीं क्या कर दिया। मिटा दें? सेवनटीन करिए। इसको मिटा दूं क्या? चलो मिटा देता हूं। करो क्वेश्चन नंबर 17 करो। When light of wavelength lambda incident on metal surface, stopping potential is 3V naught. If same surface is illuminated by light of wavelength 2 lambda, then stopping potential is V naught. Then थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ दिस सरफेस। दो इक्वेशन बनेगी, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। करो। आ रहा है? आया कुछ? कितना आ गया? 4। व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना। ठीक है, इसकी इक्वेशन बना लें हम। क्या बन जाएगी? hc बाय लैम्डा इक्वल टू फाई नॉट प्लस कितना? स्टॉपिंग पोटेंशियल 3V नॉट है, तो इसको EV लिखते हैं ना, तो E इंटू 3V नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, यही किया होगा। अब इसमें इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ 2 लैम्डा, तो hc अपॉन 2 लैम्डा हो गया इक्वल टू, वही सरफेस है तो वर्क फंक्शन तो वही रहा होगा, प्लस यहां पर क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट है, E इंटू 3V नॉट की जगह V नॉट। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें फाई नॉट क्या है। इसी को सॉल्व करके आपको, ये पहली इक्वेशन होगी, दूसरी इक्वेशन होगी, और फाई नॉट की वैल्यू, फाई नॉट ही निकालना है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाई नॉट निकलेगा तभी तो उससे निकलेगी। फाई नॉट इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो या तो आप इसमें hc अपॉन लैम्डा लिख लो, इसमें और इसमें, और फिर डिवाइड कर लो। देखो पहली इक्वेशन क्या है? hc अपॉन लैम्डा माइनस फाई नॉट को hc अपॉन लैम्डा 0 कर लो, डिवाइड बाय, इधर क्या करेंगे बोलो? hc अपॉन 2 लैम्डा माइनस hc अपॉन लैम्डा नॉट इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे तो आप v नॉट और e तो कैंसिल ही हो जाएंगे, 3:1 बचेगा। और इधर से hc कॉमन लेके कैंसिल कर दो, इधर से hc कॉमन लेके कैंसिल करो, तो क्या आ जाएगा? hc अपॉन लैम्डा, hc कॉमन किया तो या आया 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा 0 होल डिवाइड बाय 1 अपॉन 2 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा 0 इक्वल टू 3:1। यही किया है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो और लैम्डा नॉट की वैल्यू निकालो। करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और लैम्डा नॉट की वैल्यू निकालो। यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट बराबर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3/2 लैम्डा माइनस 3 अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, अब ये आ गया 1 अपॉन लैम्डा, इसको इधर ले लो, 3/2 लैम्डा इक्वल टू ये माइनस का 3 अपॉन लैम्डा नॉट, इधर गया प्लस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। सॉल्व करो थोड़ा इसको। देखिए एलसीएम ले लो, कितना आ गया? इधर 2 लैम्डा एलसीएम आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया? 2 माइनस 3 ऊपर, इधर कितना आ गया? लैम्डा नॉट, तो -3 + 1, तो ये कितना हो गया? -1 अपॉन 2 लैम्डा, इधर माइनस का 2 बाय लैम्डा नॉट, माइनस माइनस काटो, लैम्डा नॉट इक्वल टू 4 लैम्डा। यही सही है सबका, यही आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया? 3/8। अच्छा b/8 पता नहीं क्या लिखा है, देखता हूँ। 18 वाला ना। अच्छा डी ब्रोगली एक्सेलरेशन निकालना है क्या? वेवलेंथ निकालना है। व्हेन प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड अप टू v वोल्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज लैम्डा, ठीक है। देन अप टू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस ऑन अल्फा पार्टिकल बी एक्सेलरेटेड सो दैट इट्स वेवलेंथ इज इक्वल टू द प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉन की वेवलेंथ और अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ बराबर है, तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फाइंड करना है। करो। लैम्डा अल्फा इक्वल टू लैम्डा पी है, मिटाऊं इसको। लैम्डा अल्फा इक्वल टू लैम्डा पी है। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m कितना होता है? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू इंटू वी, ठीक है। ये लगाओ। तो पहले अल्फा पार्टिकल के लिए h अपॉन अंडर रूट कितना? 2m अल्फा क्यू अल्फा वी अल्फा बराबर h अपॉन प्रोटॉन के लिए 2mp QP एंड VP। अब बस कुछ नहीं करना, इसमें देख के वैल्यू पुट कर दो, h से h काट दो। बोलो, ये 2 से 2 भी कट जाएंगे। अब प्रोटॉन या रूट से रूट भी कैंसिल ही हो गया। ये आपके पास बचा m अल्फा Q अल्फा V अल्फा इक्वल टू MP QP और VP। अब बताइए, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में 4 टाइम्स होता है, तो 4mp लिख देता हूँ। चार्ज कितना होता है? 2 टाइम्स होता है, तो 2qp लिख देता हूँ। v अल्फा तो निकालना ही है, बराबर mp qp और vp। इसका पोटेंशियल प्रोटॉन का v दिया था, ये कैंसिल करो और v अल्फा निकालो। v बाय कितना आ रहा है? 8। V अल्फा इज B by 8 वोल्ट। ठीक है। या और थोड़ा छोटा करना हो तो यहीं से देख लो। देखो इसमें h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, ठीक, और लैम्डा भी कांस्टेंट ही है, बराबर है ना। तो एम क्यू भी इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से? एम क्यू भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमें v निकालना है, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या कर देंगे? एम क्यू। यहाँ से भी सीधे सीधे हो जाएगा, ठीक है। और देख लो वैसे ही दिख रहा है, मास कितने टाइम्स होता है? 4 टाइम्स, चार्ज 2 टाइम्स, तो 1/8 यहीं से देखते ही पता चल गया, ये भी करने की जरूरत नहीं है। यहीं से आपका समझ में आ गया b/8 ही होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ, करो। Mass of an electron is m. It is accelerated up to v volt and de Broglie wavelength is lambda. A proton of mass is capital M. Accelerated up to same potential. तो wavelength कितनी है? ठीक है, ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करिए और जो कांस्टेंट है वो लेते जाइए। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन कितना? अंडर रूट 2m क्यूब। बताओ उसमें क्या कांस्टेंट है? 18 9 कौन सा कर रहे हैं? 19। क्यू कांस्टेंट होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, H सेम है और सेम पोटेंशियल भी दिया हुआ है, तो V भी सेम है। तो यहाँ से तो लैम्डा और m में ये आया रिलेशन, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट m। तो यहाँ से आसानी से निकाला जा सकता है। किसका निकालना है?
प्रोटॉन का। बोलो, इसकी तो कितनी दी है, लैम्डा। अच्छा, स्मॉल एम कैपिटल एम दिया, तो एम ही कितना है, स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम है, बस यही आंसर हो गया। लैम्डा पी इक्वल टू लैम्डा अंडर रूट स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, यही आंसर है। ट्वेंटी पर आ जाइए। An electron is accelerated up to b volt, then d Broglie wavelength associated with it in 1 angstrom. h upon mb और v एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल दिया है, तो अंडर रूट 2m QV ये लगाओ। हाँ, वैल्यू लिखनी पड़ती है इसमें। और अपन तो इसमें देखो, एक काम करो, इसका एक शॉर्ट फार्मूला भी होता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट वैल्यू सारी लिखोगे तो बहुत टाइम जाएगा। 12.27, ठीक है, लिख लो डायरेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉन के केस में केवल। ये h अपॉन m और q, ये सारी वैल्यू लिख दूं ना मैं, h अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन e, और ये इधर आ गया 1 अपॉन रूट v। तो ये वैल्यू आप देखोगे इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स होगी, रूट v है, ये होगी कि नहीं, बोलो। h अपॉन अंडर रूट 2m e मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्लांक कांस्टेंट पे रूट लोगे वो तो फिक्स होगा ना। तो इसके लिए लिख लो, इसकी पूरी वैल्यू होती है 12.27 बाय रूट वी, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा बाय रूट वी। ये रूट वी है, डिवाइड में रूट वी लिखा है कि नहीं, बस इससे कर लो। कर लोगे, ये होता है एंगस्ट्रॉम में, इलेक्ट्रॉन के केस में। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले की तरह याद रखो, बस फॉर्मूला ये है और कुछ करना नहीं है इसमें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाओ। 21 करिए सभी। A proton and alpha particle are accelerated up to same potential than de Broglie wavelength of proton and alpha particle. सेम फार्मूला, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन अंडर रूट 2m क्यूब ही। क्या क्या सेम है, v सेम है, h सेम है, सेम पोटेंशियल है, और डी ब्रो बस इतना ही रह गया, 2 सेम हो गया। और किसके लिए पूछा है, प्रोटॉन एंड अल्फा। अंडर रूट कितना आ जाएगा, m अल्फा क्यू अल्फा बाय एम पी क्यू पी रख दीजिए। ये 4 टाइम्स होता है, और अल्फा पार्टिकल ये कितना होता है, 2 टाइम्स होता है, तो 2√2 आंसर आ गया। लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा कितना आ गया, 2√2, यही आंसर।
चलो 22 पर आ जाओ, करो जरा इसको पढ़ के जरा ध्यान से सुनो। When a monochromatic light source is placed at a distance of 0.2 meter from photoelectric cell, then cutoff potential and saturation current is 0.6 volt and 18 milliampere. अगर सोर्स की डिस्टेंस हम 0.6 कर देते हैं तो क्या होगा? देखो, पहली बात तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? पिछले टर्न पर जो आए थे बताएं, जो नहीं आए थे वो नहीं बता पाएंगे, बोलो। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंसिडेंट वेव की, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और ये तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। दूसरा, करंट किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पर, और इंटेंसिटी वेरी करती है डिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट यही है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, light means radiation, and current depends on intensity, and intensity inversely proportional r square होती है डिस्टेंस के साथ, ठीक है। क्योंकि अगर लाइट पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स से हमने पढ़ा था इंटेंसिटी I इक्वल टू होता है P अपॉन 4πr स्क्वायर, ठीक है, पावर अपॉन एरिया 4πr स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुई। बस इसका यूज कर लीजिए आप। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इन्हीं से आप बताओ कौन सा आंसर आ रहा है। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल तो चेंज होना नहीं है, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल था कितना? 0.6 वोल्ट था। तो 0.6 देख लो, ये ए और बी में दिए हैं, तो ये दो तो कैंसिल ही कर दो। अब करंट और देख लो, डिस्टेंस कितनी कर दी है? 2 3 जा 6, यानी 3 टाइम्स कर दी है डिस्टेंस, 3 टाइम्स कर दी है। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो करंट 9 टाइम्स कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी। तो अब करो जरा, पहले करंट कितनी थी? 18 बाय 9 करोगे तो 2, आंसर हो जाएगा बी बॉम्बे, ठीक है। ठीक है ना? ये दो कॉन्सेप्ट लिख लेना। When photon of energy 4.25 electron volt incident on surface A, then maximum kinetic energy of emitted electron is Ta। ये कुछ नहीं है, नाम दिया है Ta। Ta मतलब maximum kinetic energy, and de Broglie wavelength is lambda A। For other surface B, energy of incident light is 4.7 electron volt, maximum kinetic energy ये Tb बराबर है, ये इक्वल Ta minus 1.5 eB electron volt, lambda b 2 times of lambda A, then which is not true। इसका मतलब 3 कम से कम सही होंगे। तो बड़ा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन इसमें एक साथ शामिल है। करो, समय दे रहा हूं आपको, करो, दिमाग लगाओ। कितना आ रहा है? सुमित गलत पूछना है तो सही कौन कौन से हैं? पहला सही है, देखते हैं।
ई के लिए पहले अपन एक काम करते हैं, इसमें सबसे पहला दिया है 2 है ना, इसमें सरफेस फॉर ए के लिए देखो डाटा कलेक्ट कर लो पहले। 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट एनर्जी, ये किसकी है? ई ए। कितना दिया है? 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो काइनेटिक एनर्जी के मैक्स कितना है? के ए, मतलब ये दिया है टी ए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सुनो, और इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ है लैम्डा ए। एक बी सरफेस है जिसका एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी कितनी है? 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के मैक्सिमम बी के लिए कितना है? ये दिया है टी बी, के बी, ठीक है, टी ए माइनस 1.5, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन लैम्डा बी, बी के लिए लैम्डा कितना है? 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा ए है। अब हमें ये 2 इक्वेशन बना के कुछ करके ये चीज़ बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। करो अब। कोशिश करो, समय दे रहा हूँ इसलिए। ये ध्यान रखना, लैम्डा ए और लैम्डा बी ये डी ब्रोगली वेवलेंथ हैं। हो सकता है पक्का? बता रहा हूँ आप कोशिश करो थोड़ी सी और। चलो थोड़ी थोड़ी हिंट दे रहा हूँ। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m ई के कर लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी है जो, ठीक है। अब फोटोन के केस में h 2m कांस्टेंट हो गया, तो E लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट के आ रहा है। तो इससे पहले काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा का कोई रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? जरा कोशिश करो, बताओ। कौन सी? टी ए टी बी एनर्जी है, ई भी एनर्जी है ना, ई के एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है ना, ई वही। ऐसा कर लें, लैम्डा बी अपॉन लैम्डा ए बराबर कितना? बोलो, अंडर रूट में ई बी अपॉन ई ए। लैम्डा बी कितनी है? 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा ए, मतलब ये 2 हो गया, बराबर अंडर रूट ई बी मतलब ये के बी कितना हो गया? टी ए माइनस 1.5। ई ए कितना था? टी ए। सॉल्व करो और टी ए की वैल्यू निकालो कितनी है। इसे सॉल्व करो, टी ए की वैल्यू निकालो, इतना तो करो। 0.5।
4TA यानी ये हो गया 4.5। क्या? हाँ, जो उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है, ए कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये आ जाएगा ई ए बाय ए बी। लैम्डा कितना है? 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ई ए कितना है? ई ए है टी ए, और ये हो गया टी बी। टी बी कितना था? टी ए माइनस 1.5। तो ये आ गया आपके पास 4 इक्वल टू टी ए डिवाइड बाय टी ए माइनस 1.5। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 4TA माइनस कितना हो गया? 6 इक्वल टू TA। इसको इधर ले लो तो 2 आ रहा है। TA बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो सही है, तो C तो सही हुआ, तो एक पार्ट तो सही हो गया। अब TB की वैल्यू कितनी होगी? इधर देखो, TB की वैल्यू TA माइनस 1.5 है। TB की वैल्यू कितनी है? TA माइनस 1.5 है। तो TA है कितना? आपने निकाला 2 माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, जबकि TB तो ये गलत दिया है, तो यही गलत हो गया। तो D आंसर ही है इसका, जो कि गलत है। अब हम इसको और सॉल्व कर लें कि फाई ए और फाई बी भी क्या सही आ रहे हैं कि नहीं। वैसे एक ही ऑप्शन है तो यही गलत हो गया। मल्टी ऑप्शनल नहीं है ना, मल्टी आंसर अगर होगा तो फिर 2 हो सकते हैं, इसमें तो एक ही है। तो TB 0.5 आ गया, TA 2 आ गया, और TB इसमें 2.75 दिया है, तो ये तो हो नहीं सकता, खत्म। अब फाई ए फाई बी तो उसी से आ जाएगा, ठीक है, वो दोनों सही हैं, आइंस्टीन इक्वेशन से आ जाएंगे। E इक्वल टू क्या होता है? फाई माइनस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, फाई प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बस आ जाएंगे दोनों के लिए आपको केवल ये बनाना है, E A इक्वल टू फाई ए प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी TA, ठीक है। E A कितना है? 4.25, फाई ए निकालना है, TA कितना निकाला हम? किधर गया TA? 2 था, तो बस 2 माइनस कर दो, तो फाई ए कितना आ गया? 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये दिया है A। ऐसे ही B का निकालो, बोलो EB बराबर कितना? फाई B प्लस TB, बोलो EB कितना है? किधर है TB? 4.7 है ना, बराबर 5B, और TB कितना है? 0.5, बस इधर माइनस कर दो, 5B 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी सही है। तो 3 सही है और 4th वाला गलत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पर आ जाओ। मिटा दूं इसको मिटा दूं? चलो 24, पार्टिकल ऑफ मास 3m एट रेस्ट डिकेज इनटू 2 पार्टिकल ऑफ मास m एंड 2m। 3m मास टूट गया, किसमें? m और 2m में, हैविंग नॉन जीरो वेलोसिटीज। अब m और 2m की कुछ ना कुछ वेलोसिटीज हैं, वही कह रहा है, नॉन जीरो मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटीज हैं। द रेशियोज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 क्या है? लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? H/mb। सोच लो, पहले सोच लीजिए। C में क्या दिया? 1:4 2।
वेलोसिटी नहीं दी। वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, क्योंकि पूरा सिस्टम पहले रेस्ट में था, अब अचानक एक्सप्लोड होकर के 2 पार्ट में टूट गया। तो इसको हमने तो तोड़ा नहीं, अपने आप ही टूट गया। जब अपने आप कोई फिनोमेनन होती है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, तो मोमेंटम कंजर्व होता है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके निकालनी पड़ेगी। लिख लो, कॉन्सेप्ट क्या है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। करो करो। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा। इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0 है, क्योंकि 3m पार्टिकल पहले रेस्ट में था और उसके बाद पार्टिकल मोशन में आया है। तो जो 0 मोमेंटम है, फाइनल भी 0 होना चाहिए। तो फाइनल 0 करने के लिए इसका जो भी होगा और इसका जो भी होगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकली दोनों बराबर होना चाहिए, तभी तो कैंसिल होंगे। तो इसकी वेलोसिटी मान लो v1 है, इसकी v2 मान लो, तो m v1 इक्वल टू 3m v2, ऐसे v1 v2 का रेशो आ गया वो। हाँ, तो क्या, वही तो कह रहा हूँ, क्या आना चाहिए? λ1 λ2 बराबर ही आएंगे, यानी आंसर आएगा 1:1। दोनों λ1 λ2 इक्वल आ गए, और इन्हीं का तो नन ऑफ दिस दिया तो एक मास बना रहने दो। अच्छा, करके देखो, करके देखो, करके देखो। हाँ, करके देखो, चलो। देखो, एक तरीका तो ये है, सीधे सीधे H/m भी होता है ना, H/p लिख सकते हो कि नहीं? और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से p कांस्टेंट है, h कांस्टेंट होता ही है, तो लैम्डा भी कांस्टेंट हुआ, मतलब जो वेवलेंथ इसकी होगी वही इसकी होगी। तो λ1 बाय λ2 1:1 आ गया। अब चलो, अगर अपना मन लगा के करके ही देखते हैं अपन, तो इसका मोमेंटम कितना होगा? m भी। इसका मोमेंटम कितना होगा? 2m v2, यही होगा। ठीक है, m तो कट ही गया, तो v1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v2 आ गया। अब अगर मैं λ1 बाय λ2 निकाल रहा हूँ, तो आप देख रहे हो m भी आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल m भी है ना, तो क्या आ जाएगा? m1 m2 बाई m1, और इधर v2 बाई v1। m2 कितना है? 2m, नीचे m है, और v2 कितना है? 2v, और नीचे ये v1 है। तो आप ये कितना है? v2, ये v1 बाई 2, ये कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो रहे हैं, तो 1:1। तो आंसर इसका 1:1 आएगा। तो हम यहीं पर निकाल सकते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको इसलिए समझाया है कि मोमेंटम इसमें कंजर्व है, तो चाहे ऐसे निकालो या वहीं पर देख लो, मोमेंटम सेम है, h भी सेम है, तो लैम्डा भी दोनों का सेम ही होगा। बस खत्म हो गए। गुड। ये कर लिया आपने सबने? अभी नहीं किए तो आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये अब जो बाकी बचे हैं ना, ये एनसीईआरटी के, देखो ये वाले क्वेश्चन इधर जो दिए हैं, ये क्वेश्चन 12th के लिए और नीट के लिए, दोनों जेई के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे एनसीईआरटी से उठाए गए क्वेश्चन हैं, तो इनको एक बार निपटा लो। जहाँ कहीं दिक्कत हो अगले टर्न पर आप मुझे बताइएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। एक टर्न आपके इन क्वेश्चंस की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए लेंगे, अगले टर्न पर ये सारे आप करके लाएंगे जितने एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं, और ये हैं, और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से हम करेंगे। ये वाले आप करके लाएंगे नेक्स्ट टर्न पर। दिवाली की छुट्टी, अभी फ्राइडे की क्लास और है,
और उसके बाद फिर संडे को टेस्ट होगा। इस संडे को नहीं, अगले संडे को। अगले संडे को एक तो ड्रॉपर के लिए टेस्ट है पूरा फुल टेस्ट, जिसमें कि फ्राइडे तक जितना पढ़ा, मतलब कहाँ तक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ठीक है, ये आपका रहेगा। और 12th वालों के लिए रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करके, और आज अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और फिर उसके बाद ये मैटर वेव ड्वेल नेचर। यहाँ तक फ्राइडे तक पूरा सब्जेक्टिव पेपर बनेगा एक बड़ा सा, ठीक है। तो अगले संडे को, नेक्स्ट संडे को आप पूरे अभी तक जो पढ़ चुके हैं उसकी तैयारी कर लो। ये मान के चलो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो रहा है, ये मान के चलिए आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम है नेक्स्ट उसको, तो ये पहली बुक उसमें पूरी आ रही है, इतना याद कर लो। ड्वेल नेचर भी आएगा ना, फ्राइडे तक आएगा, पूरा पूरा आएगा, फ्राइडे तक जितना पढ़ा देंगे पूरा आएगा। तो बहुत टाइम है, एक हफ्ते में मिलेगा सीधा सीधा घर पे पढ़ने को, है ना, पढ़ते रहो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।